Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers and welcome to another episode of Digital Health Live. Today we have Dr. Farhan Ali, medical specialist, associate physician from Capital Hospital Islamabad with us. And today we will be talking about the current COVID-19 pandemic situation and how to get over this condition through physical activities, other preventive measures, and importantly, how to boost your immunity, for which we will take guidance from Dr. Farhan Ali. Dr. Saab, Assalamu alaikum, and first of all, welcome on our show. वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इस पे लिया। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कोविड-19 है क्या। कोविड-19 बेसिकली को CO जिससे है कोरोना, V से वायरस, ID और D से जो है एक डिजीज है जो 2019 में आई है और चाइना के शहर से ये जो है पता चला था, जहां पर कुछ वर्कर्स तो काम कर रहे थे सी फूड मार्केट में, तो उन पेशेंट्स पे निमोनिया लाइक सिम्टम्स आए थे। उसके बाद जब इसकी ट्रीटमेंट और इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता चला उनमें एक ये खास वायरस है जिसे SARS-2 भी अब कहा जाता है, यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वायरस 2। अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री में चले जाएं तो ये 1960 से कोरोना वायरस मौजूद है। लोगों को बहुत से अभी भी कंफ्यूजन होती है, बाज़ चीज़ों पर वो देखते हैं जैसे डेटोल की बोतल पर या किसी सैनिटाइजर पे उसमें मेंशन होता है कोरोना, तो उससे एक थोड़ी सी मिथ है, वो कंफ्यूज हो जाती है, ये तो बहुत पुराना वायरस है, तो अभी किस तरह इसको ले आए गए हैं और एक ये पैनिक क्रिएट किया गया। 1960 में सबसे पहले जो सा ये वायरस पता चला था और ये मॉन्की से ह्यूमंस में ट्रांसफर हुआ था। उसके बाद इसकी आगे से फिर फर्दर टाइप्स आना शुरू हो गई। इसकी ह्यूमन वायरस कोरोना वायरस की 4 टाइप्स थी, जो कि कुछ बैट से आई थी, कुछ कैट से आई थी और ये प्रोसेस चलता रहा। ये कॉमन कोल्ड के साथ प्रेजेंट करता है, जस्ट लाइक ए फ्लू हुआ, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के सिम्टम में गला खराब हो, हल्का सा बुखार हो, ठीक हो जाता है। लेकिन 2002 में पहली दफा इसका एक एपिडेमिक हुआ था जो कि चाइना में ही हुआ था, जिसे SARS-1 का नाम दिया गया था, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम 1। उस वक्त बहुत सी डेथ्स हुई थी। उस वक्त भी ये बहुत ज्यादा कंटीजियस था, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को लगता था, फिर दूसरे लोगों को लगता था। उस वक्त इसकी हिस्ट्री में ये था, ये कैट से आया था, ह्यूमन में ट्रांसफर हुआ था। कैट की हैंडलिंग, बिल्लियों को हैंडल करने से ह्यूमन में ट्रांसफर हो गया था, लेकिन ये कंट्रोल हो गया था उस वक्त, इस पर बहुत ज्यादा वर्कअप हुआ था। तो इस वक्त कोरोना वायरस इसे 1 करार दे दिया गया या SARS-1 कहते थे। फिर एक मिडल ईस्ट सिंड्रोम के नाम से डिजीज आई थी 2012 में, जो कि सऊदी अरब से और मिडल ईस्ट से जो से ट्रांसफर होती। वहां पे ये था कि कैमल्स को हैंडल, ऊंटों के साथ जिन लोगों के हैंडलिंग थी, तो वहां से ये ह्यूमन में ट्रांसफर हुआ था और इसकी भी सिम्टम्स ऐसे ही थे, खांसी होती थी, गला खराब होता था, बुखार होता था और चेस्ट की इन्वॉल्वमेंट हो जाती, निमोनिया हो जाता था। फिर 2012 से लेकर कुछ सुकून रहा है। अब 2019 में फिर ये वायरस आया है, ये है कोरोना, लेकिन वही है, उसी फैमिली से इसका ताल्लुक है, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस हैं। इसका पहले ह्यूमन एक्सपोजर नहीं है, इसीलिए इसको नोवल कोरोना भी कहा जाता है। नोवल मींस न्यू डिजीज, जिसका पहले ह्यूमन में कोई एक्सपोजर नहीं है, तो इसीलिए इसको नोवल कोविड-19 का नाम भी दे दिया गया, ये SARS-2। SARS-2 इसलिए कहा गया है कि इसकी शेप और इसके फीचर SARS-1 जो 2002 में आया था उसके साथ बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि ये किस तरह, काजेज इसकी क्या है और ये क्या फीचर्स करता है बॉडी के अंदर। बिल्कुल। अब ये है कि ये बहुत हाईली कंटीजियस है, यानी एक इंसान से दूसरे इंसान को तेजी से ट्रांसफर होता है। इसके सिम्टम्स मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ होती हैं। ये डिपेंड करता है कि उस इंसान की इम्यूनिटी कैसी है। जो लोग बच्चे हैं या जो मिडिल एज के लोग हैं या यंग लोग हैं, उनमें डिफरेंट इसकी प्रेजेंटेशन है। अभी तक जो रिपोर्ट्स आई हैं, बच्चों में ये कम इन्वॉल्व करता है, या बच्चों में माइल्ड से सिम्टम्स के साथ आता है और ठीक हो जाती है। लेकिन अभी भी इस पर वर्कअप हो रहा है, 100% हम कंफर्मेशन नहीं कह सकते। लेकिन जब जो डाटा इकट्ठा हुआ है अभी तक, उसके मुताबिक यही है, बच्चों में खांसी होती है, हल्का सा बुखार हुआ और बहुत से बच्चे 8 से 10 दिन में या 10 से 14 दिन में ठीक हो जाती है। उसकी एक वजह ये भी है कि हमारे सेटअप में जब बच्चे मोस्टली जो उनसे एलर्जिक हैं,
उनको कभी ना कभी फ्लू हुआ होता है या गला खराब होता है, उनमें इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, जिसे हम हर्ड इम्यूनिटी भी कहते हैं। तो वो इस वायरस से, इसलिए उसका वायरस का उस लिहाज से सेवेरिटी का अटैक नहीं होता जो कोई बाकी लोगों में होता है। इसी तरह जो यंग लोग हैं वो भी केसेस आ रहे हैं, लेकिन इतने ज्यादा नहीं है। जो केसेस ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं अभी तक वर्ल्ड वाइड भी, वो हैं मिडिल एज या एल्डरली लोग, जिनमें कोमार्बिड कंडीशन चल रही है। ये कोमार्बिड से मुराद ये होता है जिनको अंडरलाइन ब्लड प्रेशर का मसला है, शुगर का मसला है, दिल की बीमारी है, या फिर उनके गुर्दों का मसला है, और वो मुख्तलिफ किस्म की दवाइयां ले रही हैं। तो ऐसी कम्युनिटी जो एल्डरली एज की है या मिडिल एज की है और उनमें कोई बीमारी अंडरलाइन चल रही है, वो हाई रिस्क पर लोग हैं, क्योंकि उन मरीजों में मोस्टली में डेथ होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि बॉडी इतनी हेल्दी नहीं होती, इम्यून सिस्टम इतना अच्छा नहीं होता, और एकदम उनमें कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं और वो वेंटिलेटरी सपोर्ट पर भी चले जाते हैं। फिर बात होती है कि इसकी कुछ अभी बात की जा रही है, कुछ स्ट्रेन्स इसकी आ गई हैं, जिसमें एल और एस स्ट्रेन कहा जाता है। इसकी सब टाइप्स होती है कोरोना की, जो अभी नई जो रिसर्च आ रही है, क्योंकि रिसर्च तो इन प्रोसेस है अभी भी। उसके बिल्कुल। मुताबिक एल एल और एक एस स्ट्रेन है। एस स्ट्रेन वो होती है जो कि एग्रेसिव प्रेजेंट नहीं करती, मतलब शिद्दत के साथ नहीं प्रेजेंटेशन होती। माइल्ड से सिम्टम आए या मॉडरेट से सिम्टम्स आए और चीजें खत्म होगी। लेकिन जो एल स्ट्रेन है, जो इसकी सब टाइप है, वो बहुत शिद्दत के साथ प्रेजेंट कर रही है। अभी तक थ्योरीज जो भी चल रही हैं, लेकिन अभी उस पर वर्कअप हो रहा है कि पाकिस्तान में ऐसे ही लगता है कि वो एस टाइप है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा उस तरह एग्रेसिव प्रेजेंटेशन नहीं है, बहुत कम पेशेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। जैसे अगर आप वर्ल्ड वाइड देखें, इटली में, अमेरिका में, स्पेन में बहुत ज्यादा लोग जो उनसे है वो इसके साथ प्रेजेंट करते हैं शदीद कंडीशन के साथ, और एंड में वेंटिलेटरी सपोर्ट पे चले जाते हैं या फिर उनकी डेथ हो जाती है। अब सिंपल सा हमें एक चीज देखनी है कि, क्योंकि एक बहुत ज्यादा पैनिक कम्युनिटी में है कि हर बंदा समझता है कि मुझे हल्का सा भी बुखार हुआ है तो उसको कोरोना हो गया है। इससे थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। कोरोना के कुछ फीचर्स हैं जो स्पेसिफिक हैं, जो बहुत ज्यादा मतलब रिसर्चेस के मुताबिक है कि 3 फीचर ज्यादा होती हैं। फीवर होता है जो 37 से लेके 39 सेंटीग्रेड, मतलब 99 से लेके 101 तक टेम्परेचर हो सकता है। दूसरे नंबर पे इसमें ड्राई कफ होती है, मतलब खुश्क खांसी होती है। और तीसरे नंबर पे जब ये ज्यादा बीमारी बढ़ती है तो सांस का फूलना शुरू हो जाता है। तो जब सांस का फूलना शुरू हो जाता है या सांस में तकलीफ होती है, तो फिर हमें डॉक्टर के पास डिस्कस करना चाहिए या कंसल्ट करना चाहिए। अभी हमारे सेटअप में इस्लामाबाद में या सराउंडिंग में, जहाँ पे पोलन का सीजन चल रहा है अभी भी, तो अक्सर मरीज जो उनसे आते हैं कि हमें जो उनसे सांस में दिक्कत हो रही है कि हमें कोरोना तो नहीं हो गया, वो भी एक बहुत बड़ा बर्डन है और एक पैनिक है। तो लोग बार बार हॉस्पिटल जाते हैं, यहाँ बहुत स्ट्रेस में चले जाते हैं, एंजाइटी के पीछे डेवलप हो जाती है कि हमें ये कोरोना हो तो नहीं गया। तो घबराने की बात नहीं है। फ्लू लाइक सिम्टम्स अगर किसी को हो रहे हैं, गला खराब है और सांस के साथ आवाजें आती हैं, तो इसका मतलब कि उनको एलर्जी का मसला चल रहा है, वो कोरोना नहीं है। कोरोना जो है वो शिद्दत के साथ प्रेजेंट करता है, और 3 फीचर बस याद रखने की जरूरत है। खांसी, ड्राई कफ इसका फीचर है, ठीक तेज है। बुखार का होना, और तीसरे नंबर पे शिद्दत वाला जिस्म में दर्द और सांस फूल सकता है। अब हमने बात करनी है कि ट्रांसमिशन किस तरह होती है, ये ठीक। बीमारी एक से दूसरे बंदे को किस तरह, एक ये कंटेजियस बीमारी है, इस दुनिया में इमरजेंसी करार ने इसे हेल्थ इमरजेंसी और पैंडेमिक करार दिया। पैंडेमिक का मतलब है कि पूरी दुनिया में फैल गई है, क्योंकि होता है ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन को तेजी से फैलती है। तो एक दूसरे से 2 मीटर का डिस्टेंस रखना चाहिए, क्योंकि ठीक है। ये हवा में मोहल्लक होते हैं इसके। जब भी बात भी करते हैं, हेल्दी पर्सन है, हम बात कर रहे हैं, तो मुंह से ये जरासीम निकल रहे हैं और हवा में फैल रहे हैं। खांसने से, छींकने से, बात करने से, तेज सांस लेने से जरासीम निकलती हैं और हवा में थोड़ी देर के लिए रहते हैं। उसके बाद ये मुख्तलिफ सर्फेसिस पे जाकर बैठ जाते हैं, और वहां पर मुख्तलिफ सर्फेसिस का मुख्तलिफ डेज तक इनका सर्वाइवल है। इसलिए कोशिश है कि डिस्टेंसिंग रखी जाए, एक से दूसरे पर्सन से अवॉइड किया जाए, 2 मीटर के लेवल पर बात की जाए। इसी तरह अगर कभी कहीं सफर आप कर रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो कोशिश की है कि हैंड्स पे ग्लव्स पहन कर रखें, मास्क यूज करें, और फौरन आकर घर में उनसे सैनिटाइजर यूज करें, हैंड को वॉश करें। सिंपल सिंपल साबुन से वॉश करने से ये जरासीम खत्म हो जाता है। 20 सेकंड तक अगर आप सही तरीके से धोते हैं हाथों को, तो ये जरासीम खत्म हो जाता है। लेकिन इसके साथ अब एक थोड़ा सा और भी हमने केयर भी करनी है, तो एक स्ट्रेस वाला फीचर भी बहुत ज्यादा कम्युनिटी में
स्टार्ट हो गया है। उस टेस्ट की से करने से पहले, बात करने से पहले ये है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि इन्वेस्टिगेशंस भी इसकी कुछ जो होती हैं, तो उनमें जो उनसे हम अपने सेटअप में जो इन्वेस्टिगेशंस करते हैं वो पीसीआर ही रिलायबल टेस्ट होता है, जो नाक से और मुंह के अंदर से उसका स्वैब लिया जाता है और उन पे जरासीम पर चेक किया जाता है कि ये जरासीम का वायरल लोड कितना है या नहीं। एक थोड़ा सा एक वो भी एक इस वक्त इशू चल रहा है कि किट मेथड रिलायबल है कि नहीं है। किट मेथड रिलायबल टेस्ट नहीं है, क्योंकि ये किट उसी वक्त टेस्ट पॉजिटिव देती है जब एक हफ्ता हो जाता है, जब बॉडी के अंदर आईजीएम एंटीबॉडीज प्रेजेंट हो जाती है। उससे पहले किट से टेस्ट करवाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक ये जब जैसे ही किट वाली बात मार्केट में शुरू हुई है तो बहुत से डिफरेंट एरिया से लोग जो उनसे वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से किट्स मंगवाना शुरू कर देते हैं और लोगों की टेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो उस टेस्ट का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि उसमें नेगेटिव टेस्ट आना शुरू हो जाता है, जिसे हम फॉल्स नेगेटिव कहते हैं। एक हफ्ते का बुखार खांसी हो तो फिर ये टेस्ट पॉजिटिव आता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हमें करने चाहिए। एक तो वही बात कर दी, ये हमने सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, एक दूसरे से कम मिलना है। अगर किसी ऑफिस में आप काम भी कर रहे हैं तो एटलीस्ट 2 मीटर के फासले पे बैठ के बात करें और डेली बेसिस पर हर फ्रीक्वेंटली जो उनसे हैंड को वॉश करें 20 सेकंड्स के लिए। मास्क सफिशिएंट होता है। लोग बहुत पैनिक कंडीशन में N95 ही हमने मास्क यूज करना है, इसकी जरूरत नहीं होती, क्योंकि हर बंदे को सच कोरोना नहीं है जिसके लिए आप 95 यूज। हेल्थ वर्कर्स को यूज हम करते हैं जो N95। और दूसरी बात ये है कि जो जो ज्यादा लोग एक्सपोजर पर हैं वो हेल्थ वर्कर्स हैं, या वो लोग ज्यादा एक्सपोजर पर हैं जो ऐसी एरियाज में काम करते हैं जहां पे बहुत ज्यादा उनका एक्सपोजर है, कंजेस्टेड एरियाज हैं या एयरपोर्ट्स पे काम कर रहे हैं, उन लोगों को बहुत ज्यादा केयर की जरूरत है। लेकिन एक ऐसा पर्सन जो मार्केट में निकलता है और उसको डिजीज नहीं है, तो बहुत ज्यादा हाईली पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बस बेसिक मेजर्स को फॉलो किया जाए तो चीजें बेहतर होना शुरू होती है। अब हम ऐसे अब पूरा एक जस्ट लाइक ए लॉकडाउन तो चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत से लोग एक टेंशन में हैं कि ये चीजें किस तरह सेटल डाउन होगी। बिल्कुल। एक मिथ भी एक चल रही है कि टेम्परेचर इसको जोनसन मेंटेन कर देगा। जी। अभी तक जो रिसर्चेस आ रही हैं उसमें टेम्परेचर के साथ इसकी कोई एसोसिएशन नहीं क्लियर हुई कि टेम्परेचर बढ़ने से ये बीमारी खत्म हो जाएगी या नहीं होगी। स्टिल इन प्रोसेस है। लेकिन SARS-1 जो था, जो 2002 में जब आया था, तो उसके मतलब ये था कि वो 60 सेंटीग्रेड पर मर जाता था, डेड हो जाता था। लेकिन 30 मिनट्स का एक्सपोजर होता था। लेकिन वो हमारे सेटअप में सनलाइट इतनी ज्यादा 60 सेंटीग्रेड पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। तो अभी ये प्रोसेस में इसके मतलब ये इन बातों पे तवज्जो ना दी जाए, टेम्परेचर से ये डेथ होती है कि नहीं होती। बेसिक चीजों को जो अपनी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उन पे ध्यान दिया जाए, अदरवाइज ये नहीं फैलता। अगर घर से आप बाहर जाते हैं, कंजेस्टेड एरिया में जाते हैं, तो घर के कपड़े एक अलग रख लें। मास्क, ग्लव्स, उनको आप फौरन चेंज करें। मास्क अगर आपने यूज किया है तो उसकी लाइफ एक दिन से ज्यादा नहीं होती। बाज लोगों में जो कि बहुत डायरेक्ट एक्सपोजर पे हैं, वहां पे 4 घंटे के बाद मास्क चेंज हम कर देते हैं, सर्जिकल मास्क, क्योंकि वहां पे कोरोना के वायरसेस अटैच होने के चांस। और दूसरा ये है कि मास्क अगर पहने तो उसको सही तरीके से फेस और नोज को कवर करें, क्योंकि अक्सर लोगों की नाक ओपन होती है और मास्क सिर्फ ओरल कैविटी या मुंह पे लगा होता है, उसका कोई फायदा नहीं। और दूसरा, हाथों को बार बार चेहरे पर, आंखों पर नहीं फेरना, क्योंकि बेसिकली 3 एंट्रेंस है इसकी। नाक से दाखिल हो सकता है, आंखों से दाखिल हो सकता है, ओरल कैविटी। लेकिन मुंह से ये दाखिल अगर हो भी जाए तो ये जाकर नीचे मेदे में खत्म हो जाता है, क्योंकि वहां पे एसिड होता है जो कि तेजाब होता है खुराक हजम करने के, उसको किल कर देता है। क्योंकि नेजल एरिया और आईज यहाँ पे ठंडक होती है बहुत ज्यादा, तो जरासीम को ग्रो करने के चांसेस ज्यादा होते हैं और वो पीछे सांस की नाली में चला जाता है और वहां से जो उनसे फेफड़ों में जाने के इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि इम्यूनिटी को हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं, एनहेंस किस तरह कर सकते हैं। एक तो ये है कि हम जो उनसे है खाने पीने में जो भी खाने खुराक उसको अच्छी तरह वॉश करके खाएं। अगर हम वेजिटेबल्स लेते हैं, फ्रेश वेजिटेबल यूज करते हैं या फ्रूट्स ले रहे हैं, उनको अच्छी तरह वॉश करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको नहीं पता इसकी ट्रांसपोर्टेशन किस तरह हुई है, ये कहाँ से आया है और इस पे कौन कौन से जरासीम लगे हैं और इसका एक्सपोजर किस किस चीज का हुआ है।
और अगर आप बाहर से कोई फ्रूट लेकर आ रहे हैं या वेजिटेबल्स लेकर आ रहे हैं, कोशिश करें इमीडिएटली जिस इन्वेलप के अंदर आपने लिया है उसको डिस्कार्ड कर दे और फ्रूट्स को अच्छी तरह वॉश करके फ्रिज के अंदर रख दे। सेकंड नंबर पे थिंग ये है कि ऐसी डाइट्स दी जाए जिसके अंदर विटामिन सी, कैल्शियम और विटामिन डी अबेंडेंट यानी बहुत ज्यादा मिकदार में है, क्योंकि विटामिन सी इम्यूनिटी को इनहेंस करती है, ये फ्लू से बचाती है। 500 मिलीग्राम से लेके 1000 मिलीग्राम तक हम यूज कर सकते हैं। इसी तरह विटामिन डी और कैल्शियम भी इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली चीजें हैं जो कि इम्यून सिस्टम को इनहेंस करती है, और ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी बढ़ी हुई होती है, अच्छी हेल्थ वाले लोग होते हैं, उनमें चांसेस कम होते हैं, उनमें हल्के से सिम्टम्स आते हैं, माइल्ड टू मॉडरेट, जस्ट लाइक एक कफ हुई, हल्का सा फीवर हुआ और वो ठीक हो जाती है, या फिर मॉडरेट होती है, हल्की सी खांसी बुखार हुआ और इसके साथ गला खराब हुआ और वो ठीक हो जाती है। इसलिए इम्यूनिटी के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, प्रिवेंटिव मेजर्स के ऊपर फोकस करना चाहिए, अपनी विटामिन डी कंटेनिंग आपके ठीक है। यूज कर सके। अब दूसरा एक और भी है कि लोग जो से घर में रहने के बाद बहुत ज्यादा पैनिक कंडीशन में आ गए हैं। अगर कोई बिल्कुल। भी इतने दिन से जिसकी एक्टिविटी ऐसी है जो Okay, sir. I think there was a internet connectivity issue. I think you may carry on now. जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, दूसरा वो लोग जो घर में हैं और एक क्वारंटीन में हैं और परेशान हैं कि हमें क्या किया जाए, एक लॉकडाउन पूरा चल रहा है कंट्री के अंदर, तो परेशान मत हों, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर फोकस करें। ठीक। घर में ही रहकर, अपने अपने रूम में ही रहकर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, कम से कम डेली बेसिस पर 20 मिनट्स की एक्सरसाइज करें, या कुछ ना कुछ अपनी कंसंट्रेशन को डाइवर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ पढ़ते रहें, और कोशिश करें टीवी से अवॉइड किया जाए, जो मीडिया है उसके साथ अवॉइड किया जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जब हम न्यूज सुनते हैं कि यहाँ पे डेथ्स हो गई हैं, 900 हो गई हैं, 800 हो गई है, और ये जो उनसे लॉकडाउन बढ़ता जाएगा, और एक सिचुएशन पर उनसे बहुत ज्यादा क्रिटिकल होना शुरू हो जाती है। तो एंजाइटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि इम्यून सिस्टम को डिक्रीज कर देता है। इसलिए एंजाइटी से परहेज करें, स्ट्रेस से परहेज करें, अपने पेरेंट्स से गपशप लगाएं, उनके पास बैठें, उन बच्चों के साथ मूव करें, मतलब मूव से मुराद है घर के अंदर ही बैठ के उनके साथ गपशप लगाएं, लेकिन कोशिश करें कि अपने बूढ़े लोग जो हैं घर में उनसे 2 मीटर के डिस्टेंस पे आप बात करें। उसकी वजह ये है कि आपको नहीं पता किसका कहाँ पे एक्सपोजर हो चुका है, या बाहर से मूव करके आती है, अगर आपके घर में कोई मेड है या बाहर से कोई बंदा आता है, कोशिश करें उसको एक स्पेसिफिक ड्रेस दे दें, कपड़े दे दें और मास्क और ग्लव्स दें ताकि वो यूज करे, क्योंकि एक्सपोजर का हमें इस सिचुएशन में नहीं पता। इसलिए घर के बच्चों से भी बड़ों से भी 2 मीटर का डिस्टेंस रखें। दिस इज द बेस्ट जो उनसे एडवाइस कि हम इसको फॉलो करें। इसके अलावा जो उनसे है, हमने पैनिक होने की कोशिश नहीं करनी, पैनिक होने से सारी जो से चीजें जो से वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती हैं। डॉक्टर साहब, पूरा आपने ओरिजिन ऑफ कोविड-19 और उसके से रिलेटेड जो भी गाइडेंस है हमारे साथ शेयर की, जो कि काफ़ी हमारे लिए एक अपडेट भी है कि हमें इतना कोविड-19 के हवाले से नहीं पता था, उसकी पास्ट हिस्ट्री के किस तरह चलता आ रहा था और उसके कितने स्ट्रेन्स हैं जो कि एक्टिव हैं। तो उस पर आपने बहुत अच्छा रोशनी डाली, जो कि हमारी ऑब्वियसली जनरल पॉपुलेशन और जनरल पब्लिक के लिए एक मैसेज भी है। और इसके अलावा जो प्रिवेंटिव मेजर्स आपने बताया, फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, आपकी डाइटरी लाइफस्टाइल या मॉडिफिकेशन इस तरह हो कि उसमें विटामिन का इनटेक हो, तो वो हमारे व्यूअर्स से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि उसको ज़रूर इंश्योर करें, अपना विटामिन सी, विटामिन डी और इन मिनरल्स के इनटेक को ज़रूर इंश्योर करें और उनको अपनी डाइट का पार्ट बनाएं और उनकी डाइट को मज़ीद आगे इस लाइफस्टाइल से लेके जाएं। और बाकी जो पैनिक सिचुएशन है उसको जितना डाइल्यूट आप कर सकें, अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करें जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया, उसको मेक श्योर करें। तो डॉक्टर साहब, हम इस सेशन को कंक्लूड करते हैं। आपका आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, एंड ऑन बिहाफ ऑफ फार्मिबो वी वुड लाइक टू पे थैंक्स फॉर सर्विंग अस इन दिस नोबल कॉज। और इसके साथ साथ हम दुआ गो हैं कि इस कोविड-19 पेंडेमिक से जितनी जल्दी हो सके
अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल करे और इस अनफॉर्चुनेट सॉरी सिचुएशन से हमें निजात मिले. So once again, Dr. Saab, thank you very much for being with us on our show. So viewers, this is and for today's session now. Till we meet again next time. Take care. Allah Hafiz.